हाँ जी बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमारा जो कोर्स है उसकी आज 7th क्लास है और जैसे कि मैंने बोला है 10 क्लास में तो कवर कोर्स खत्म करेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो आज हमारा 7th लेक्चर है और 7th लेक्चर में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिस टॉपिक का नाम रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर। और बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर में अब जिसने भी कोर्स जब भी लिया है प्लीज बातें मत करो, अब थोड़ी देर मेरी बातें सुन लो आप। तो अब कोई चैट में कुछ नहीं लिखेगा, आप सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने कुछ भी कभी भी कोर्स लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की जो क्लास है ना वो 10 मार्क्स की क्लास है। बोर्ड एग्जाम में 10-10 नंबर तक का इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी कभी 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर की महत्वता कितनी है, इंपॉर्टेंस कितनी है आपकी जिंदगी के लिए, इस बार 12th की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैं एक बार सिर्फ आपकी चैट पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप भी मत लिखना। ठीक है जी, मैं एक बार साइड में जाके पढ़ रहा हूँ। ओके सर, सर पहली क्लास है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इमशाद बहुत बढ़िया है, पहली क्लास है तो क्या हुआ, पहली क्लास से ही समझाएंगे हम तुम्हें सारी चीजें। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम बेटा मेरे यहाँ तो बिल्कुल परफेक्ट है, शायद आपके यहाँ पे कुछ का प्रॉब्लम है। सर मैं कैसे कवर करूँ? देखो जी, प्रीवियस क्लासेस को देख लो, कवर हो जाएगा सारा, चिंता मत करो। कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी है मेरी, उनको भी देख सकते हो। और आप अपनी घर पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो हो जाएगा, चिंता मत करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करें बच्चों? लिखो जल्दी से, सभी बच्चे लिखो, शुरू करो या स्टार्ट या कुछ भी ऐसे कर दो। कोई भी एक ऐसी वर्ड लिखो जिससे हमें पता चल जाए कि अब आप चाहते हो कि क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। अब आपकी बातें खत्म हो चुकी हैं, हमें ये पता चल जाए कि आपकी बातें खत्म हो चुकी है और शुरू किया जाए। स्टार्ट। ठीक है जी, रितिका की पहले सर स्टार्ट। ओके, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, ठीक है। बस तो मुझे पता चल चुका है कि अब बातें नहीं करोगे आप, अब सिर्फ आप पढ़ाई करोगे अगले आधा घंटा। पहले आधा घंटा मुझे बोलने देना, जब मैं अपनी बातें सिखा दूंगा उसके बाद फिर मैं आपकी बातें पढ़ूंगा दोबारा। अब मैं चैट नहीं देखूंगा बिल्कुल भी, अब आप लिखते रहोगे तो आप बेफिजूल में अपना टाइम वेस्ट करोगे और समझोगे भी नहीं। शुरू कर रहा हूं मैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब है कि आप अब कंपनी डिबेंचर नाम की सिक्योरिटी इशू करेगी। और डिबेंचर जब भी इशू किए जाएंगे तो जनरली हम जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं वहां पे प्रीम वो क्या कहते हैं लंपसम का केस पढ़ते हैं। तो मैं पहले आपको दो बातें बता दूं। डिबेंचर को इशू करने के लिए हमारे पास दो तरीके रहेंगे। एक रहेगा कैश पे इशू करना और एक रहेगा अदर देन कैश इशू करना। कैश का मतलब कंपनी पैसा लेगी और बदले में डिबेंचर देगी। अदर देन कैश का मतलब कैश की जगह कुछ एसेट खरीदेगी कंपनी और बदले में उनको डिबेंचर देगी। और एक बिल्कुल अलग ही केस रहेगा जिसको कोलेटरल सिक्योरिटी का नाम दिया जाएगा। कंपनी लोन वगैरह लेती है तो भी बदले में डिबेंचर्स को गिरवी रखवा देती है। तो तीन केस बनते हैं, या तो कैश पे डिबेंचर बेचना, या अदर देन कैश पे डिबेंचर बेचना, या कोलेटरल सिक्योरिटी के एवज में डिबेंचर को गिरवी रखवा देना। और इस चैप्टर में से जो टोटल इंपोर्टेंट टॉपिक है वो तीन है। ये तीन टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा अगर आपने दिमाग में फिट कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरे नंबर ले जाओगे इशू ऑफ डिबेंचर में से। पहला केस इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन सिखाऊंगा। दूसरा केस आपको डिबेंचर इशू करना सिखाऊंगा अदर देन कैश। और तीसरा आपको कोलेटरल सिक्योरिटी, बीच में इंटरेस्ट और राइट ऑफ का तड़का भी लगाऊंगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन की, तो जरा आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन पे पहुंच रहा हूं मैं। पहले आप कहोगे इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन माने क्या, तो जरा ध्यान से सुनो। डिबेंचर को इशू करने के आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं? दो ऑप्शन होते हैं, तीन। या तो आप डिबेंचर को पार पे इशू कर सकते हो, क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा। या तो आप डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और या तो आप डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। आपके पास डिबेंचर को इशू करने के तीन तरीके होते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। कैसे? मान लो एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, तो आप जब इसे मार्केट मतलब एक सिक्योरिटी है, एक डिबेंचर, एक ऐसे मान लो एक सर्टिफिकेट है, ऐसे सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर 100 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कंपनी ने छपवाया है तो 100 लिखवाया है, तो वो 100 रुपए उस डिबेंचर की फेस वैल्यू है। तो 100 रुपए डिबेंचर की फेस वैल्यू, एफ वी का मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब उसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू, उसके ऊपर लिखा हुआ प्राइस। इतनी पॉइंट समझ में आता है? अब जब कंपनी इसको छपवा लेती है, अब कंपनी मार्केट में बेचती है, तो कंपनी 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर मार्केट में लोगों को 100 रुपीज पर बेच सकती है। मतलब 100 की चीज
कंपनी ने कहा लो मेरे 100 रुपए का अगर डिबेंचर खरीदना है तो मुझे एक हाथ से 100 रुपए दो, दूसरे हाथ से 100 रुपए का डिबेंचर ले जाओ। तो 100 रुपए लेकर 100 रुपए का डिबेंचर दे देना, मतलब डिबेंचर पार पे इशू करना। पार का मतलब 100 की चीज 100 पे बेच देना। और साथ ही साथ क्योंकि कंपनी ने 100 रुपए पूरे लिए उसके बाद डिबेंचर दिया तो इसको लमसम भी बोला जाता है, और यहाँ पे लमसम का ही केस आता है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आपको दिखेंगे लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो डिबेंचर को 100 पे भी इशू किया जा सकता है। कंपनी कभी कभी कहती है यार डिबेंचर तो बेचने जरूरी है, जरूरी नहीं है 100 पे बेचे। कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर पब्लिक को 90 में भी बेच देती है, मतलब आपकी 100 रुपए की चीज आप 100 की जगह 90 पे बेच दो, तो आप डिस्काउंट दे के बेच रहे हो। तो इसमें कंपनी को नुकसान हो जाता है। 10 रुपए का कंपनी की चीज 100 रुपए की चली जाती है, लेकिन सामने वाला बस 90 रुपए दे के मालिक 100 रुपए का बन जाता है, ऐसे समझ। और जब कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होती है तो कंपनी 100 रुपए से ज्यादा पर भी डिबेंचर बेच देती है। उसको प्रीमियम बोला जाता है। प्रीमियम का मतलब जितने की सिक्योरिटी है, जितने का डिबेंचर है, उससे ज्यादा पर बेचना। पॉइंट क्लियर हो गया? तो कंपनी 3 तरीके से डिबेंचर इशू कर सकती है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अब जर्नल क्या बनती है, तो लमसम के केस में जर्नल सीखो। पहली एंट्री, कल वाली बात याद रखना, कल शेयर में भी यही पढ़ा था, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आता है, पहली एंट्री हमेशा बैंक वाली बनती है क्योंकि लोग पहले पैसा लेके आते हैं। अब की बार पैसा किस चीज के लिए देके गए? डिबेंचर के लिए। कल शेयर के लिए पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, आज डिबेंचर के लिए पढ़ रहे हैं, तो टू डिबेंचर। और एप्लीकेशन, पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन बोलते हैं क्योंकि लमसम है तो साथ में अलॉटमेंट भी लिखना, भूलना मत। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हर क्वेश्चन में यही एंट्री बनेगी, पहली एंट्री। जब भी डिबेंचर इशू करोगे कैश पर तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना। आप कहोगे सर डिस्काउंट का केस होता तो भी देखो मैं पहली एंट्री लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट बाद में लिखूंगा, मैं तो बस आपको एक चीज कंफर्म करा रहा हूं। अगर प्रीमियम का केस होता तो मैं पहली एंट्री बनाता बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब बताओ क्या इस चीज से एंट्री पे कोई फर्क पड़ा कि ये पार की एंट्री है, प्रीमियम की एंट्री है, डिस्काउंट की एंट्री है? नहीं पड़ा। चाहे पार हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे प्रीमियम हो, एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंट्री बनी। अब मान लो आपने जो डिबेंचर इशू किए ना वो 500 डिबेंचर थे, नंबर ऑफ डिबेंचर जो आप बेचने निकले, इशू कर रहे थे, वो 500 थे, नंबर्स 500 डिबेंचर आप बेच रहे हो। तो अगर आपने 5000 डिबेंचर बेचे 100 रुपए के हिसाब से तो आपको 100 रुपए एक डिबेंचर पे मिला, क्योंकि एक डिबेंचर 100 का है, 100 रुपीज ईच, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 है। आपने 500 दिए तो 500 इंटू 100 आपके पास 50,000 रुपए होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 50,000, 50,000 अमाउंट यहाँ पे 50,000, क्योंकि आप सामने वाले से 100 रुपए के डिबेंचर को 100 रुपए पर ही देके 100 रुपए मांग रहे हो। अगर डिस्काउंट का केस होता तो अब आप 100 रुपए नहीं मांग रहे उससे, आप सिर्फ 90 रुपीज मांग रहे हो उससे। आप कह रहे हो भाई एक डिबेंचर कर ले सिर्फ 90 दे दे, पकड़ 100 रुपए का डिबेंचर, डिबेंचर पे 100 लिख रहा है, 100 का डिबेंचर उसको दिया, वो तो 100 के माल ले गया हमसे, लेकिन बदले में सिर्फ 90 रुपए दे के गया। तो एक डिबेंचर के लिए वो 90 दे गया, तो 500 के लिए 500 इंटू 90, 5 9 जो 45, तो इसका मतलब 45,000 रुपीज। तो इस डिस्काउंट में बस अमाउंट चेंज हो जाता है, डिस्काउंट वाले अमाउंट से डलता है कि जितना डिस्काउंट है उसे काट दो, बाकी का पैसा मिला। और प्रीमियम में हम 100 रुपए का डिबेंचर दे रहे हैं उसको, लेकिन बदले में हमसे कह रहे हैं 110 रुपए लेंगे, तब देंगे क्योंकि हमारी रेपुटेशन अच्छी है भाई साहब। तो वो कहता है लो भाई साहब एक डिबेंचर दो, 110 रुपए ले लो आप। तो ऐसे ही 500 डिबेंचर दिए होंगे तो 11 इंटू 500, 55,000। तो आपको पहली एंट्री समझ में आ गई कि पहली एंट्री केस कोई भी हो एंट्री सेम रहती है, अमाउंट में डिफरेंस है। अमाउंट में भी पार होगा तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई, डिस्काउंट होगा तो 90 से मल्टीप्लाई, और प्रीमियम होगा तो 110 से मल्टीप्लाई करना। यहां तक बात समझ में आती है? अब अगली बात सुनो। दो ही एंट्री बनती है, एक इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ही एक होती है, लमसम बोला जाता है, तो बस दो एंट्री बनती है। अगर पार का केस होता तो दो एंट्री, प्रीमियम का केस होगा तो दो एंट्री, डिस्काउंट का केस होगा तो दो एंट्री। एंट्री दो से ज्यादा नहीं बनेंगी। अब जरा दूसरी एंट्री सीख। अगर पार का केस है
तो या प्रीमियम कोई भी हो, अब देखो दूसरी एंट्री हर बार सेम लगेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट है तो अगली एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो कुछ परसेंटेज लिखी होगी, वो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री बनाई। इस वाले क्वेश्चन में डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट है तो अगली एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बेटा ये परसेंटेज डिबेंचर क्या लिख रहा हूं मैं, ये सोच रहे होगे आप। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो डिबेंचर के आगे एक परसेंट लिखी मिलती है, तो बस उस परसेंट को साथ में लिखना होगा आपको, तो 2% डिबेंचर। और प्रीमियम के केस में भी मैंने लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट। आप कहोगे सर इनमें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं लिख रखा, बस एक डिफरेंस हमें नजर आ रहा है कि आपने यहाँ पे जगह से छोड़ दिया है, बाकी और एंट्री तो आपने ठीक लिखी है। तो मैंने कहा देखो जी, जब भी पार हो प्रीमियम हो डिस्काउंट हो ये तो कॉमन रहेगा, ये तो लिखना ही लिखना है। अगर पार का केस होगा तो बस इसको इतना ही लिख के छोड़ देना और इसमें और कुछ नहीं करना, तो बस ये 50,000 ऊपर है, इस 50,000 को ही वापस लिख दो। तो सर अगर आप डिबेंचर को इशू कर रहे हो पार पे तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री यही एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज 7%, 8%, 10% क्वेश्चन बताएगा, अमाउंट लिख दिया। जब भी आप डिस्काउंट पे इशू करोगे तो वही पहली एंट्री सेम, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अमाउंट लिखना मैंने बता दिया, डिस्काउंट काट के लिखना। जब दूसरी एंट्री बनाओगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 45, अगर यहाँ क्रेडिट है तो अमाउंट डेबिट में भी 45 ही लिखा जाएगा, डेबिट में भी 45 ही आएगा। लेकिन जो परसेंटेज डिबेंचर होगा इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू का मतलब जैसे 100 रुपए का डिबेंचर दिया तो सामने वाले पे तो 100 की चीज गई, तो जो डिबेंचर गए उस पे तो 100 × 5। यहाँ पे हमेशा समझ लो परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू की मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे भी देखो परसेंटेज डिबेंचर में 50,000 आया, फेस वैल्यू की मल्टीप्लाई की। यहाँ पे भी जो परसेंटेज डिबेंचर होगा वो फेस वैल्यू ही आएगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो अगर परसेंटेज डिबेंचर है तो चाहे पार हो प्रीमियम हो डिस्काउंट हो, वहां पे जितने नंबर ऑफ डिबेंचर उसकी हमेशा 100 से ही मल्टीप्लाई होगी। मैंने कहा हाँ, अगर फेस वैल्यू 100 है तो 100 से ही मल्टीप्लाई होगी। तो 500 इंटू यहाँ पे 100 50,000। अगले केस में देखो यहाँ पे 55 लिखा, लेकिन यहाँ पे 500 इंटू 100, यहाँ पे फिर से 50,000 लिखूंगा मैं। आप कहोगे तो फिर ये 45 है ये 50 है, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है। तो मैंने कहा अभी बराबर करता हूँ, रुको। ये जो 5,000 रुपए डेबिट में कम है, ये 5,000 कंपनी का लॉस है, तो कंपनी इसको नाम देती है डिस्काउंट ऑन टू ऑफ डिबेंचर। ये जो 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं ये डिस्काउंट की वजह से 5,000 कम पड़ रहे हैं, तो बस डिस्काउंट वाले केस में ये और लिख दिया करना 5,000 रुपए। और प्रीमियम वाले में सर क्रेडिट में 5,000 कम है, देखो ऊपर 55 लिखा है लेकिन यहाँ तो 50 ही लिखा जा सकता है, तो वो जो 5,000 रुपए फालतू है वो कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि फायदा हुआ कंपनी को, तो कंपनी ने 5,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हुए हैं। 5,000 रुपए आपको ज्यादा दिख रहे हैं, तो इशू की एंट्री खत्म। लेकिन विद टर्म ऑफ रिडम्पशन नहीं हुआ अभी, अभी तो बस इशू करना सीखा है, एंट्री यही बनेगी। अब आप मुझे बताओ क्या आपको ये तीनों केस समझ में आए कि एंट्री कौन कौन सी कैसे कैसे बनती है? जरा आगे तो लिखो। आपको समझ में आ गया क्या बच्चों? ये जो आपके सामने एंट्री बनी हुई है आपको समझ में आ गया? इजी पीजी, यस, ओके बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो बेटा, अगर आप इतनी खतरनाक चीज सीख गए हो। आप बहुत मुश्किल टॉपिक है जो आपको समझ में आ गया। क्या पता इसमें मेरी ही कुछ तारीफ हो छिपी हो कि मैंने आपको बहुत आसान तरीके से सिखा दिया है, पर बहुत इजी है ये टॉपिक, सच में बहुत इजी है। और एग्जाम में ध्यान रखना 6 नंबर में पूछा जाएगा ये, 6 नंबर में। अभी बताता हूँ कैसे, अब जरा सुनना। अब यही सर आज की प्रिपरेशन देखो, आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो या ट्यूशंस वगैरह पढ़ रहे हो तो उनसे तो आपको हेल्प मिलेगी मिलेगी, साथ में आप सेल्फ स्टडी भी करो। और सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास सैम्पल पेपर्स हो या एक्स्ट्रा बुक हो उससे पढ़ सकते हो, या फिर अपनी टीएस ग्रेवाल डीके गोयल जो भी आप पढ़ रहे हो उससे पढ़ो। सिर्फ पढ़ो, मतलब तैयारी शुरू करनी है तो पढ़ो। सबसे पहले जो चैप्टर आपको आते हैं उनको अच्छे से क्लियर कर लो। सर कैसे पता करें कि डिस्काउंट है प्रीमियम है? डिपेंड करता है, क्वेश्चन बताएगा पार है प्रीमियम डिस्काउंट है, क्वेश्चन बोलेगा 15% के डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट में, क्वेश्चन कहेगा 10% के प्रीमियम पे तो प्रीमियम है।
45,000 कैसे आया? 45,000 ऐसे आया बेटा, एक डिबेंचर आप 90 पे इशू कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। 100 रुपए का डिबेंचर है लेकिन आप 90 पे बेच रहे हो, तो 500 इंटू 90, 500 शेयर है, डिबेंचर है, तो 90 के हिसाब से 45,000 रुपये आया। अब यही केस को बिल्कुल एज इट इज उठा के फिट कर रहा हूं, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्शन। रिडम्शन का मतलब होता है, इशू का मतलब होता है डिबेंचर बेचना, और रिडम्शन का मतलब होता है 3 साल 5 साल 7 साल जितने टाइम पीरियड के लिए मैंने बेचे, उतना टाइम पूरा जब हो जाएगा तो वो लोग मुझे मेरा डिबेंचर वापस करने आएंगे और मैं उनके पैसे उनको लौटा दूंगा। आज कंपनी ने डिबेंचर देकर पैसे लिए, इन फ्यूचर कंपनी उनके डिबेंचर वापस कर, उनसे डिबेंचर अपना वापस लेके उनका पैसा उनको रिटर्न कर देगी। तो फ्यूचर में जब रिटर्न किया जाएगा पैसा तो उसके लिए टर्म यूज की जाएगी रिडम्शन। यहां तक की बात आपको समझ में आई? अब जरा अगली बात सुनो। अब ये जो रिडम्शन होता है, तो जब फ्यूचर में मैं पैसा लौटाऊंगा तो मैं ये देखता हूँ कि फ्यूचर में जब पैसा लौटाऊंगा तो जो 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो क्या फ्यूचर में मैं 100 रुपए ही वापस करूंगा उनको एक डिबेंचर के बदले में, या फ्यूचर में मैं 100 से ज्यादा रुपए वापस करूंगा, कम नहीं करूंगा। मतलब ऐसे सुन लो, जैसे आज मैंने डिबेंचर इशू किया तो मैंने 100 पे भी कर सकता हूं, मैं 90 पे भी कर सकता हूं, या फिर मैं किस पे कर सकता हूं, 110 पे भी इशू कर सकता हूं। तो मतलब मैं इशू कर सकता हूं पार पे, इशू कर सकता हूं डिस्काउंट पर, या इशू कर सकता हूं मैं प्रीमियम पर। मेरी मर्जी है, कंपनी की मर्जी है, पार प्रीमियम डिस्काउंट पे। लेकिन जब फ्यूचर में लौटाऊंगा उनका पैसा, उनसे मतलब उनका पैसा उनको लौटाऊंगा और अपने डिबेंचर लूंगा, उसके लिए मैं टर्म यूज करूंगा रिडम्शन। तो मैं ये चेक करूंगा कि जब मैं रिडम्शन कर रहा हूं तो क्या मैं पूरे 100 रुपीज ही वापस कर रहा हूं। रिडम्शन करते वक्त ये देखना कि क्या आप 100 मतलब जितने का डिबेंचर होता है ओरिजिनल, क्या उतने ही वापस कर रहे हो, या उससे ज्यादा 110 या 105 या 120 कुछ फालतू पैसा दे रहे हो, मतलब 100 की जगह 110 मतलब 10 रुपए फालतू, या 100 की जगह आप 105 रुपए रिटर्न कर रहे हो। तो वो कंपनी की और उनकी डीलिंग होती है आपस में कि कितने पैसे वापस करने हैं एक्स्ट्रा। अगर 100 ही वापस कर रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, खत्म है। फिर तो यही जो आपने सीख लिया, इशू करना, पार हो डिस्काउंट हो प्रीमियम हो, ये एंट्री बना के क्वेश्चन खत्म कर देना। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों रिडम्शन पे प्रीमियम हो, प्रीमियम का मतलब रिडम्शन पे ज्यादा पैसा दे रहे हो, जैसे 100 का डिबेंचर है, आप 100 से ज्यादा पैसा रिटर्न कर रहे हो, तो जितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, जैसे 110 वापस कर रहे हो तो कितने फालतू दे रहे हो आप, 10 रुपए। 105 वापस कर रहे हो तो 5 रुपए, 120 वापस कर रहे हो तो 20 रुपए। तो जितने फालतू पैसे दोगे उतने रुपए का आपको नुकसान हो जाता है। जब आप रिडम्शन कर रहे हो और आपको रिडम्शन पे अगर एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा हो, ये चेक करके देख लेना, क्वेश्चन भी बताएगा, अभी मैं भी करके दिखाऊंगा। तो जितना फालतू पैसा देना पड़ रहा होगा उसके लिए आप क्या करते हो, उसको अपना नुकसान मानते हो और उस लॉस को रिकॉर्ड करते हो। कहाँ रिकॉर्ड करते हो जरा ध्यान देना। अगर फ्यूचर में रिडम्शन होगा और रिडम्शन पे ज्यादा पैसा दिया जाएगा तो कंपनी फिर डेबिट और क्रेडिट में 2 लाइनें जोड़ती है, इस लाइन को रट के फेंक देना। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, चाय से, दूध से, पानी से, किसी भी चीज से ये वाली एंट्री याद करके अपने पेट के अंदर और दिमाग के अंदर फिट कर लो। कौन सी दो लाइनें ऐड करनी है, कब करनी है, पहले तो ये सुनो। जब जब रिडम्शन, क्वेश्चन बताएगा, रिडम्शन वर्ड लिखेगा, जब जब रिडम्शन प्रीमियम पे हो रहा हो, प्रीमियम का मतलब 100 से ज्यादा पर, तब तब आपको 2 लाइनें ऐड करनी है दूसरी वाली एंट्री में। देखो इसकी दूसरी एंट्री ये है, डिस्काउंट की दूसरी एंट्री ये है, प्रीमियम की दूसरी एंट्री ये है। तो सर इसमें क्या लाइन ऐड करनी है, अगर रिडम्शन प्रीमियम पे हो रहा हो तो 2 लाइनें ऐड करनी है। डेबिट में लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में लिखना है प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये लिखना है। सर इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम हो रहा होता रिडम्शन प्रीमियम पे, तो मुझे दूसरी एंट्री जो मैं बनाता हूं वो तो बनाता ही, दूसरी वाली एंट्री में ये और ऐड करता। अगर इस वाले इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम लिखा होता तो मैं डेबिट में लिखता लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इशूड एट प्रीमियम, तो प्रीमियम की अपनी नॉर्मल एंट्री तो बनाता, ये बेटा जो बन गई एंट्री वो तो बनानी है, जैसे आपने सीख ली। अब दोबारा रिपीट करके देख लेना वीडियो को तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें रिडम्शन भी प्रीमियम पे हो रहा होता तो डेबिट में फिर से जोड़ता लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्रेडिट में ये लिखता।
आप कहोगे अमाउंट कितना लिखता, मान लो 10 रुपए, 100 मतलब 10 रुपए फालतू पे मैं रिडीम कर रहा हूँ, 100 रुपए का डिबेंचर पे मैं 110 रुपए लौटा रहा हूँ। तो जो 10 रुपए फालतू लौटा रहा हूँ, 500 × 10, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, मतलब बस 5-5 हज़ार रुपए में इनमें अलग से लिख देता। आप कहोगे थोड़ा और तमीज में सिखाओ, मैंने कहा देखो बहुत ही ज्यादा तमीज में सिखा देता हूँ फिर मैं तुम्हें। अब मैं यहाँ से सारे अमाउंट हटा रहा हूँ, सब हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब मैं तुम्हें सीधा जैसा बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वैसा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने सब हटा दिया। आप कहोगे सब कुछ हटा दिया मैंने, हाँ बच्चों क्या हो गया फिर, तभी हटा देता हूँ, सब कुछ हटा दूंगा मैं, सब मिटा दूंगा, दुनिया ही मिटा देंगे कुछ हो गया तो, पापा मेरी जान। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या होता है बच्चों, जब अकाउंट के अलावा अकाउंट ही नहीं आती, बाकी सब आ जाता है। सब हटा दिया मैंने यहाँ से। आप कहोगे ये तो एंट्री नहीं है मिटा रहे तुम, ये जो ऊपर लिखी हुई है, मैंने कहा ये तो कॉमन है ना, ये तो कोई भी कितना भी खतरनाक केस आ जाए ये तो एंट्री सेम ही रहेगी, इनको तो बट हटा ही नहीं सकते ना, इसलिए ये एंट्री तो मैंने वही छोड़ दी सेम। अच्छा ये रह गया, इसको और हटा देता हूँ। तो मैंने अभी से 2 लाइनें ऐड की थी, मैं तुम्हें दोबारा से ये मंत्र याद दिलवाऊंगा, ये 2 लाइनें दूध पानी नमक से जो लेनी है, ये एंट्री तुम्हें दोबारा से याद दिलवाऊंगा मैं, ऐसा मत करो। अब जरा देखना, एक नॉर्मल क्वेश्चन आया, पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब आपको नहीं दिख रहा है तो आप एक बार ध्यान से पढ़ लो इसको। कहते हैं इशूड 28,000 रुपीज के 10% डिबेंचर, 100 का एक मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए का एक था, एट प्रीमियम आपने 15% प्रीमियम पर बेचा, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, रिडीमेबल एट पार का मतलब जितने का था उतने ही वापस देने पड़ेंगे। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। अब सुनो बच्चों, ठीक है, इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार का केस आया, तो इशूड एट प्रीमियम आपने डिबेंचर इशू किया 15%, क्वेश्चन में लिखा है 15% प्रीमियम, 100 का 15% कितना होता है 115, तो आपने 115 रुपए पर डिबेंचर इशू की। और जब वापस करने का टाइम आएगा तो पार पे इशू कर वापस करना, वापस कितने रुपए लौटाना 100, पार पे वापस करना पैसा, क्वेश्चन ने लिखा है रिडीमेबल एट पार। तो इसका मतलब इशू 115 पे किया, कितने डिबेंचर, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है 28,000 है, तो 28,000 का मतलब आपने नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू कर रखे हैं 280, तो आप 280 डिबेंचर बेच रहे हो, और एक डिबेंचर कितने का बेच रहे हो 115 का, तो 280 को 115 से डिवाइड करो। आप कहोगे 280 कैसा आया बेटा, यहाँ पे 28,000 रुपए के डिबेंचर है, 28,000 रुपीज के डिबेंचर इशू कर रहे हो आप, तो आपको 28,000 रुपीज को पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करके, 280 आया। अब देखो 280 डिबेंचर आपने बेचे और सामने वाले से आप कितना पैसा मांग रहे हो 115 रुपए, प्रीमियम पे मांग रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 280 की मल्टीप्लाई कर दो, मैं करके देख लेता हूँ कैलकुलेटर से। 280 डिबेंचर बेचे, एक एक डिबेंचर से 115 रुपए मांगे, तो ये आया 32,200, 32,200, ठीक है। नहीं आया सर दोबारा बताओ, दोबारा सुन लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 28,000 रुपीज, तो समझ में आया तो और दूसरे छोड़ो, ये भी मुझे लग रहा है तुम्हें मुश्किल, तो भी मैं वापस हटा। क्वेश्चन को देखो दोबारा, 28,000 रुपीज के डिबेंचर इशू कर रहे हो, 28,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हो, 10% वाले, परसेंटेज है 10%, 100 रुपए का एक, 100 रुपए का एक, 15% प्रीमियम पर, 15% फालतू पर, जितने के डिबेंचर है उतने पे नहीं बेचे, 15% एक्स्ट्रा पर बेचे। आप मुझे बताओ 28,000 का 15% कितना होगा, 28,000 की चीज को अगर आप 15% के प्रीमियम पर बेचोगे, मतलब 15% के फायदे पे, तो 15% कितना फालतू पे बेचा, तो 15% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 280 इंटू 15 कर दो, तो ये आ जाएगा, जहां तक ये आएगा, सॉरी 4,200,
आपने जो डिबेंचर है वो 4200 रुपीज के एक्स्ट्रा अमाउंट पर बेचा। क्या आप मुझे बताओ 4200 आपको समझ में आया? बेटा ये 4200 कैसे आया, आपको समझ में आया? 28,000 के डिबेंचर को आपने 15% के प्रीमियम पर बेचा, तो प्रीमियम का मतलब ज्यादा पर, तो 28,000 का 15% कितना होगा? 4200 रुपये। तो इसका मतलब जब आपने डिबेंचर को बेचा तो आपने 28,000 रुपये नहीं लिए, आपने 28,000 में 4200 रुपये और जोड़ के आपने 32,200 रुपये लिए। यहां तक की बात समझ में आ गई? मतलब आपने अपनी 28,000 रुपये की चीज, 28,000 रुपये के डिबेंचर 32,200 में बेच दिए। अगली एंट्री, अगर यहाँ 32,200 है तो यहाँ भी 32,200 आएगा। यही सिखाया अभी पिछले 2 मिनट पहले जो सिखा रहा था कंसेप्ट। लेकिन परसेंटेज डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आती है, और डिबेंचर की असली वैल्यू कितनी है? 28,000। तो परसेंटेज डिबेंचर जो कि 10% है, तो मैंने 10 भी लिख दिया यहाँ। यहाँ पे तो 28,000 ही लिखा जाएगा परसेंटेज डिबेंचर में। तो जो 4200 रुपीज एक्स्ट्रा मिले वो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम में रिकॉर्ड कर लेती है। आप देखो रिडम्शन पार पे होगा, फ्यूचर में 100 ही रुपए वापस करने हैं, मतलब फ्यूचर में जितने के थे 28,000 के डिबेंचर थे तो 28 ही वापस करने हैं। तो फिर यहाँ पे कोई दो लाइनें ऐड नहीं करनी, लाइनें वो ऐड तब करनी पड़ती जब एक लाइन लिखी मिलती कि रिडम्शन एट प्रीमियम। अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ अभी। दूसरा केस देखो, ये तो केस नंबर 1 हुआ। इशूड, दूसरे केस में लिखा हुआ है 30,000 डिबेंचर इशू किए, 10% वाले, 100 रुपए का एक, 10% प्रीमियम पे, 10 फिर से आपने प्रीमियम पे डिबेंचर इशू किया। तो चलो इधर के वाला जो केस है ना पार वाला, इसको प्रीमियम का ही केस बनाते हैं दोबारा से, इसको भी प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। बताओ अगर प्रीमियम का केस होगा तो क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा जाएगा? हाँ जी सर, प्रीमियम के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा जाता है। अब जरा एंट्री बनवाओ। आप कहोगे आगे तो पढ़ लो, मैंने कहा भी नहीं पढ़ना, सिर्फ यहां तक पढ़ो। इशू की एंट्री बनानी है पहले हमें। 30,000 डिबेंचर इशू किए, 100 रुपए वाले, 10% प्रीमियम, 30,000 का 10% होता है 3,000, मतलब 30,000 रुपए की चीज 3,000 के प्रॉफिट पे कंपनी ने 33,000 में बेची। तो पहली एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 33,000, 33,000। अगर यहाँ 33 आया है तो डेबिट में भी 33 लिखा जाएगा। लेकिन परसेंटेज डिबेंचर जो कि 10% है, इसमें तो फेस वैल्यू लिखी जाएगी, और फेस वैल्यू तो 30,000 है, क्योंकि डिबेंचर तो 30 के थे, बेची तो 33 में। तो जो 3,000 फालतू थे वो कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम में रिकॉर्ड कर दिए। अब जरा देखो आगे पढ़ो, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, 15% के प्रीमियम पे। और जब भी रिडम्शन प्रीमियम पे होता है प्यारे बच्चों, तो वो दूध पी के, दूध से, पानी से, या फिर किसी भी चीज से, चाय से, आपको जो 2 लाइनें याद कर सीखनी थी, जो हजम करनी थी, गटकनी थी, वो लाइनें दोबारा से याद कर लेना कि अगर रिडम्शन प्रीमियम पे होगा तो 2 लाइनें दूसरी वाली एंट्री में ऐड की जाएंगी। डेबिट में लिखा जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में लिखा जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 15%, 30,000 का 15% कितना होता है? 4,500। तो यहां भी 45 और यहां भी 45 लिखा जाएगा। बोलो बच्चों, क्या आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्शन समझ में आया? अगर रिडम्शन पार पे हो तो कुछ मत करना, बस इश्यू की एंट्री बना के छोड़ देना। लेकिन अगर रिडम्शन पे भी प्रीमियम आ जाए तो 2 लाइनें ऐड करनी मत भूलना। अब आपको इस क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना भी भयानक क्वेश्चन आपको बोर्ड बना के दे दे, एंट्री 2 ही बनेंगी, बस ये 2 लाइनें तब ऐड होंगी जब रिडम्शन पर प्रीमियम होगा। मैं हट रहा हूं साइड में, अब आप लिखना शुरू करो कि समझ में आया या नहीं। क्रिस्टल क्लियर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं केस नंबर 3 पे। इशूड 80,000 डिबेंचर, 100 ईच एट पार, इशूड एट पार, रीपेबल एट प्रीमियम। ठीक है जी, रीपेबल एट प्रीमियम, रीपेमेंट अभी भी प्रीमियम ही है। इशूड एट पार, रीपेबल एट प्रीमियम लिखा है।
चलो जी, पहले इशू की एंट्री बनाते हैं, पार वाली एंट्री बनाते हैं, अगले पे स्लाइड पे बना लेते हैं। सर इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री होती है यही जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट है, इसको डेबिट करो, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। पार के में ये एंट्री बनती है, एक एंट्री ये होती है और एक एंट्री ये होती है, पार की एंट्री है। क्वेश्चन ने कहा है आपने इशू किए हैं 80,000 डिबेंचर, 80,000 रुपीज के डिबेंचर इशू किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 80,000 80,000, क्योंकि पार का केस है तो 80 से ही एंट्री बनेगी। डिस्काउंट होता तो कम लिखते, प्रीमियम होता तो ज्यादा लिखते, जैसा भी पीछे लिख के दिखाया। और दूसरी एंट्री बनेगी परसेंटेज वो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर 80,000 80,000। लेकिन रिडम्शन रीपेबल एट 10% प्रीमियम, रीपेबल में प्रीमियम जा रहा है। अब बताओ रिडम्शन पे अगर प्रीमियम आ जाए तो दूध लस्सी चाय पानी से जो चीज सीखी उस चीज को वापस से ऐड करने का समय आ गया। डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 80,000 का 10% एक्स्ट्रा देना है तो 8,000 8,000। लो बच्चों 6 नंबर की तैयारी हो गई। ये है आपके पास इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। जब जब आया है बच्चों को कंफ्यूजन बहुत हुई है, कब क्या लिखते हैं, कैसे एंट्री बनाते हैं, ऐसे एंट्री बनाते हैं। ये सीख लिया और प्रैक्टिस करना। मेरी यूट्यूब पे भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डाली है, उसे भी देखना। घर पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आप इसको 100% करके आने वाले हो। जब 6 नंबर का क्वेश्चन इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन पूछा जाएगा तो ये टॉपिक अब आपको धोखा नहीं दे सकता, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते, गलत नहीं करके आ सकते। अब दूसरा टॉपिक सिखाऊंगा ऐसा ही जो बोर्ड में आएगा, उसको भी ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर करूंगा तुम्हारा, फिर जाऊंगा तीसरे पॉइंट पर और फिर क्लास खत्म हो जाएगी बच्चों। चलिए जी, तो आपने नोट कर लिया, ओके। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। ये तो था इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन, जो आता ही आता है। अब मैं आ जाता हूं दूसरे पे। ये तो हलवा है सर। बेटा तो खिला दिया ना तुम्हें, हलवा था तो देखा, हलवा दिखा और खिला दिया। हलवा देख के कोई छोड़ते थोड़ी है, खाना भी तो होता है ना, वो मैटर कर दिया इसमें हमने। पटक देंगे इस टॉपिक को। अरे भाई सब बस ज्यादा फॉर्म में भी बताओ, कभी पेपर में खतरनाक ही क्वेश्चन आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी 4500 एक बार और बताओ, 4500 कौन सा 4500 प्यारे बच्चे? अच्छा ये 4500 ये है ना, देखो 30,000 के डिबेंचर है, 30,000 ओरिजिनल डिबेंचर था और जब रिडम्पशन हो रहा था तो 15% पे हो रहा था, तो 30,000 का 15% फालतू पैसा देना है। तो जो फ्यूचर में एक्स्ट्रा पैसा देना है वो 4500 है। 30,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 300 इंटू 15 करोगे तो 4500 आएगा। ओके, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक का नाम रहेगा इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस बार के बोर्ड एग्जाम में आया रखा है 3 नंबर में क्वेश्चन, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। सॉरी, वो तो 6 नंबर में आएगा, आई एम सॉरी। इस बार जो आपके 3 नंबर में बोर्ड में आएगा वो आएगा इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो मैं अब टॉपिक सिखाऊंगा। अब जरा ध्यान से सुनना, ऐसा केस सिखा दूंगा सोची ना होगी। जरा पहली एंट्री देखो, जब भी अदर देन कैश का क्वेश्चन आए तो क्या करना, पहली एंट्री बनाना, जिस भी एसेट को खरीदो उसका नाम लिखना, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। 2, जिससे खरीदो उसका नाम लिखना। मैं थोड़ी देर के लिए वेंडर लिख रहा हूं, जिससे खरीदेंगे उसको वेंडर बोलेंगे। अब ऐसा हो सकता है आपने मशीन खरीदी हो तो मशीन अकाउंट डेबिट, ऐसा हो सकता है आपने स्टॉक खरीदो फर्नीचर, ऐसा हो सकता है आपने मशीन स्टॉक फर्नीचर 3 चीजें खरीदी हो तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर सबको डेबिट कर देना और जिससे खरीदा उसको क्रेडिट कर देना। ऐसा हो सकता है जिससे खरीदा उससे लाइबिलिटी भी ली हो तो उस लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देना। आएगा तो लिख देंगे। अब बस एक चीज समझानी है मुझे यहाँ पे,
कि मान लो आपने एसेट खरीदी 50,000 और आपने वेंडर को पेमेंट भी की 50,000, तो बात खत्म। मतलब वेंडर को 50,000 से 50 की एसेट खरीदी और हमने तय किया वेंडर हम तुम्हें 50,000 रुपीज देंगे, तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, टू लाइबिलिटीज लिखेंगे। अभी कुछ मत लिखो, तुम मत लिखो कुछ भी, मैं सब समझा दूं उसके बाद लिखना। आप कुछ मत लिखो अभी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि जब हमने 50,000 की एसेट खरीदी तो हमने कहा वेंडर 45,000 रुपीज ले लो? बार्गेनिंग कर रहे हैं हम, इंडियन है। हमने 45,000 में लगवा ली एसेट उससे 50,000 की खरीद के। 50,000 की एसेट खरीदी और 45,000 रुपए दिए बस उसको। बात हो गई। वेंडर को कंसीडरेशन, कंसीडरेशन बोलो जो वैल्यू देनी है बदले में एक्सचेंज में, तो वो जो एक्सचेंज में वैल्यू की बात हुई 45 में हो गई। तो बताओ 5,000 रुपए तुमने बचा लिए नहीं बचा लिए? तो जो 5,000 रुपए बचाए उसके लिए आप यहां पे लिखा करेंगे कैपिटल रिजर्व। अगर आपने एसेट ज्यादा की खरीदी और पेमेंट बदले में कम कर रहे हो, 50,000 की चीज खरीद के अगर 45,000 की पेमेंट कर रहे हो, तो जो 5,000 रुपए कम दिए वो कैपिटल रिजर्व में लिखना। आप कहोगे नो सर, काटो इसे, कैपिटल रिजर्व में मत लिखो। केस दूसरा है, 50,000 की एसेट खरीदी और बदले में जब पेमेंट करने की बारी आई तो 55,000 रुपीज देकर आए हम, तो फालतू पैसा देकर आए। तो अगर कभी ऐसा हो कि एसेट कम खरीदी और ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही हो, तो जो 5,000 रुपए फालतू दिए डेबिट के लिए, उसके लिए 5,000 रुपए जो फालतू देकर आए हो, कॉमा थोड़ा बड़ा हो गया, तो जो 5,000 रुपए दे के आए हो उसके लिए लिख देना गुडविल। आपको गुडविल आता है? मैंने कहा हाँ। अगर आपने एसेट की खरीदी 50 और पेमेंट की 55, तो 5,000 रुपए आपने गुडविल के लिए दिए। और अगर आपने एसेट खरीदी 50 और पेमेंट की मात्र 45, तो जो 5,000 रुपए बचे वो आपका फायदा रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में लिखा जाए। तो ये होती है पहली एंट्री। पॉइंट समझ में आया? गुडविल लिख सकते हो या फिर कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हो, दोनों में से एक आएगा। पहली एंट्री में इसके अलावा और कुछ नहीं आता। ये फर्स्ट एंट्री होती है। कितना ही भी डरावना क्वेश्चन आ जाए, पहली एंट्री यही बनेगी। अब देखो मेरे सामने दो क्वेश्चन है, मैं दोनों क्वेश्चन की पहली एंट्री बना के दिखाऊंगा तुम्हें। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं इसको हटा दूं यहां से, इसको हटा देता हूं। मैं पहली दोनों क्वेश्चन एक साथ पढ़ूंगा, दो अलग अलग क्वेश्चन को एक ही टाइम में करके दिखाऊंगा और अपनी बात प्रूव करके दिखाऊंगा तुम्हें। ये लिख रहे क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ना थोड़ा सा। थोड़े कट रहे हैं क्योंकि ये स्क्रीनशॉट पहले पिक क्लिक किया उसको फिर स्लाइड में लगवाया है, अलग से ढूंढवाए क्वेश्चन ये। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट 4 लाख, एसेट खरीदी 4 लाख की। तो इस वाले क्वेश्चन की एंट्री बना रहा हूं। कुछ एसेट खरीदी तो मैं सन्ड्री एसेट्स लिख रहा हूं उनको, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। 4 लाख रुपए की एसेट खरीदी, 4 लाख लिख। साथ में लाइबिलिटी भी ली उसकी 50,000 रुपए की। सन्ड्री लाइबिलिटीज क्रेडिट में लिखेंगे, एसेट डेबिट तो लाइबिलिटी क्रेडिट में लिखी जाती है। 50,000 रुपए की उसकी लाइबिलिटी भी टेक ओवर। मोहन ब्रदर्स से, वेंडर का नाम है मोहन ब्रदर, तो टू मोहन ब्रदर्स। वेंडर कितने सेटलमेंट हो गया 3,80,000 में, हमने कहा हम तुम्हें 3,80,000 रुपीज और देंगे। अब बताओ 3,80,000 तो उसको दोगे, 50,000 रुपए का उसका कर्जा भी चुका रहे हो, इसका मतलब तुमने तो उसे एक तरीके से पेमेंट की 380 प्लस 50, 4,30,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हो। और आपने एसेट कितने की खरीदी है? 4 लाख की। तो जो 30,000 रुपए आपने फालतू दिए वो किस चीज के दिए? गुडविल। तो पहली एंट्री में गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया और अमाउंट 30,000 रुपए लिख दिया। 30 कैसे आया बेटा? 4 लाख की एसेट खरीदी लेकिन पेमेंट कर रहे हो आप कितने रुपए की? 380 प्लस 50, 4,30,000 की। तो 4,30,000 और 4,30,000 फालतू जा रहे हैं आपकी जेब से, या आप गुडविल के दे रहे हो। अब जरा आप कहोगे सर दूसरे वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं, दूसरे वाला क्वेश्चन पढ़ो। मैंने कहा ओके बेटा। देखो दूसरे वाले में कहते हैं रामा लिमिटेड टुक ओवर फॉलोइंग एसेट्स फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड। तो कृष्णा लिमिटेड यहाँ वेंडर है। कृष्णा लिमिटेड से हमने क्या खरीदा? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक। तो तीन तीन एसेट खरीदी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जितनी एसेट खरीदूंगा उनको डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फर्नीचर भी खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। उसके अलावा मैंने स्टॉक खरीदा तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। जो एसेट खरीदी उनको डेबिट कर दिया। एक होती तो एक लिखता, तीन है तीन लिख दी। क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है टू सन्ड्री क्रेडिटर। अमाउंट भी लिख लेते हैं पहले इनका। एसेट खरीदी 50 लाख, फर्नीचर खरीदा 10 लाख, 10 लाख, और स्टॉक था 5 लाख, और क्रेडिटर थे 7 लाख। तो लाइबिलिटी को क्रेडिट
और कहते हैं परचेज कंसिडरेशन 60 लाख का तय हुआ। किसके लिए? मोहन कृष्णा लिमिटेड। टू वेंडर लिखा कृष्णा लिमिटेड, और 60 लाख रुपए देंगे हम। अब आप चेक करना जरा, 50, 10, 60 और 5, 65, 65 लाख रुपीज का सामान लिया और पेमेंट कितने की कर रहे हो? 67 लाख। अभी भी 2 लाख रुपए फालतू दे रहे हो। तो जो 2 लाख रुपए फालतू दे रहे हो, ये किस चीज के दे रहे हो उसको? सर गुडविल। तो डेबिट में गुडविल अकाउंट जगह नहीं बच रही, तो ऊपर लिख दिया मैंने गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये 2 लाख रुपए आपने गुडविल के लिए। बताओ, क्वेश्चन कोई भी आ जाए, एंट्री तो अब सेम रहेंगी, एंट्री नहीं बदल सकते तुम। कैसा ही भी क्वेश्चन आ जाए, एंट्री नहीं बदल सकते। गुडविल, हाँ बेटा गुडविल बहुत बढ़िया, गुडविल ही आएगा। तो क्वेश्चन 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 की बात हो जाएगा, समय समय की बात है ना, कोई किसी से डरा कर है। जंगल का राजा शेर भी सर्कस में मुजरा करा कर है, किया कर है, जो भी होता है समय समय की बात होती है, वरना सबको सब आता है। वो तो समय उल्टा पड़ जाता है तो पता नहीं, क्वेश्चन ऐसा लग जाता है कि पता नहीं कैसा होगा, वरना आता सबको सब है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक ही तरीके से होता है। तो लो, पहली एंट्री दोनों क्वेश्चन की बना के दिखा दी, कोई अंतर नहीं है एंट्री में। आप कहोगे यहाँ पे बहुत सारी एसेट है, तो प्यारे बच्चों खरीदी भी तो बहुत सारी एसेट है। एक एसेट खरीदते तो एक एसेट डेबिट करते हैं, एक से ज्यादा खरीदते हैं तो एक से ज्यादा डेबिट कर रखी है। क्यों? गलती से 3 उंगली उठ गई, यो तो ऐसा होता है ना। ठीक है, चलो तो अब दूसरी एंट्री की बात करते हैं। अब वेंडर को पेमेंट करनी है, तो देखो मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, वेंडर को पेमेंट करनी सिखाता हूँ पहले तुम्हें। अगली एंट्री में जो पेमेंट होती है, तो जैसे यहाँ पे वेंडर का नाम लिखा है ना, मोहन ब्रदर्स कृष्णा लिमिटेड, तो ये वेंडर है। तो अगली एंट्री में जब पेमेंट करनी होती है तो इनको डेबिट कर दिया जाता है। तो जैसे मोहन लिमिटेड क्रेडिट है तो मोहन लिमिटेड डेबिट कर दिया दूसरी एंट्री में, या फिर इधर कृष्णा लिमिटेड है तो इसकी एंट्री इधर दूसरी इधर बनाऊंगा, तो मैं यहां लिख देता हूं कृष्णा लिमिटेड डेबिट। दूसरी एंट्री में वेंडर जो वहां पे क्रेडिट में लिखा हुआ है, अगली एंट्री में वो डेबिट में आ जाता है। तो इसमें मोहन लिमिटेड यहाँ पे ये। अब जरा ध्यान से देखना क्या लिखूंगा, 2% डिबेंचर। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, 2% डिबेंचर। जितने भी परसेंटेज वाले डिबेंचर इशू, बशर्ते प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। अगर प्रीमियम या डिस्काउंट मतलब इशू किए डिबेंचर डिस्काउंट या प्रीमियम, तो फिर आपको डिस्काउंट डेबिट में लिखना पड़ेगा, वही जो लिखते हैं, या फिर क्रेडिट में प्रीमियम लिखना पड़ेगा। वो देख के पता चलता है क्वेश्चन को। चलो देखने चलते हैं, आओ। एंट्री तो यही बनेगी बस, डिबेंचर इशू करने की एंट्री, अगली एंट्री सेकंड एंट्री ये होती है, वेंडर को डेबिट करो और परसेंटेज डिबेंचर को क्रेडिट करो। सिखाता हूं आपको कैसे होता है, जरा देखो। लो जी, हो गया। अब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो 100 रुपये 100 ईच, कैसे? पार पे। तो बस वेरी सिंपल, देखो यहाँ पे मोहन ब्रदर्स के सामने कितने रुपए लिखे हुए? 3,80,000। तो मोहन के सामने लिखो 3,80,000, और 3,80,000 को एक डिबेंचर इशू कर रहे हो 100 का, मतलब पार पे, मतलब 100 का डिबेंचर 100 पे दे रहे हो। 20 से 20 कैंसिल करो तो कितना आया? 38। 3800 इंटू 100, अमाउंट कितना लिख दो? 38 लाख। आप कहोगे ये क्या तमाशा करा है, ये क्या बदतमीजी है? 38 लाख, जब 3,80,000 लिखना है तो 3,80,000 डायरेक्ट लिख देते, ये क्या करके दिखाया है? मतलब मैं ये तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि कंपनी ने कितने डिबेंचर दिए होंगे सामने वाले को। मतलब मुझे 3,80,000 की पेमेंट करनी थी, तो मैं डिबेंचर दे रहा हूं, तो एक डिबेंचर कितने का है? 100। तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर मैंने, कितने सर्टिफिकेट दिए होंगे गिनके, जैसे 100 के नोट देते हैं ऐसे मैंने कितने डिबेंचर दिए होंगे? तो 3,80,000 को अगर 100 का एक है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो मैंने 3,800 3,800 डिबेंचर दिए होंगे उसको। तो ये भी 3,800 क्या निकल कर आया? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। इतने डिबेंचर इशू किए मैंने उसको, 100 रुपए का एक था, तो देखो 3,80,000 की पेमेंट कर दी। तो ये एंट्री बनती है। अगले वाले में चलते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं। कहते हैं परचेज कंसिडरेशन 60 लाख, इसको 60 लाख देना कृष्णा को, तो हमने 60 लाख लिख रखा है। तो देखो अगली एंट्री में ऊपर 60 लाख लिख दिया। 60 लाख अगर क्रेडिट है तो डेबिट में भी 60 लाख ही लिखा जाएगा। लेकिन 12% वाले डिबेंचर इशू करना, 12% वाले 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम, 20% के प्रीमियम। 100 रुपए का डिबेंचर 20% प्रीमियम पे, तो 100 का 20 कितना होता है? 120 रुपए का एक डिबेंचर। तो देखो 60 लाख रुपए की पेमेंट करूंगा और एक डिबेंचर कितने का इशू करूंगा? 120। तो कितने डिबेंचर दूंगा उसको? 0 से 0 कटा, 12 5 जा 60, और 1 2 4 0 का मतलब 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कर रहा हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड
50,000, मैंने 50,000 डिबेंचर दिए होंगे उसको। अब जरा यहाँ पे देखो, 50,000 डिबेंचर दिए, 50,000 डिबेंचर दिए, लेकिन परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा कितना, किससे मल्टीप्लाई होती है? फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं लिख सकते आप। तो इसका मतलब यहाँ तो सर 50 लाख ही आएगा। तो बेटा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आएगा। इस बार आप प्रीमियम पे डिबेंचर इशू कर रहे हो तो प्रीमियम लिखोगे कितना? 10 लाख। क्यों? क्योंकि 50,000 डिबेंचर और एक डिबेंचर 20 रुपए का जो प्रीमियम पे जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में एसेट खरीदो तो एसेट खरीदने की एंट्री ये जो हमने आपको बना के दिखाई, बड़ी सिंपल। और जब पेमेंट करो तो जो भी वेंडर यहाँ क्रेडिट में लिखा हुआ है उसको अगली एंट्री में डेबिट कर दो, और जितना इनके सामने अमाउंट लिखा हुआ है उतना ही अमाउंट डेबिट में लिख दो। अब बदले में डिबेंचर दो, अगर पार पे दिया तो बस परसेंटेज डिबेंचर लिख के छोड़ दो, अगर प्रीमियम पे दिया तो परसेंटेज डिबेंचर के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख दो, और अगर डिस्काउंट पे दिया होता तो परसेंटेज डिबेंचर ऊपर डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू भी लिखते, जैसे कि अभी आपको इशू करते वक्त सिखाया था। अब बताओ बेटा, अदर देन कैश का क्वेश्चन आ गया तो क्या लपेट दोगे? अगर लपेट दोगे तो कमेंट में लिखो लपेट देंगे। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। दोनों एंट्री दोनों क्वेश्चन की एक साथ समझ में आ गई? लपेट देंगे सर। ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। कैडी बात, कैडी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों में, कैडी बातचीत हो रही है भाई साहब आप लोगों की। सर कल प्रोराटा में अगर अप्लाइड हो तो भी वही केस लगेगा? सेम, बस अंतर इतना है जब अप्लाइड हो तो अप्लाइड डिवाइड में चला जाएगा, अलॉट था तो अलॉट को डिवाइड में लेकर आए थे। कल दोबारा देखना उस वीडियो को। और मैंने ग्रुप पे एक लिंक शेयर करा है, उसमें एक प्लेलिस्ट डाली है इशू ऑफ शेयर की, 10-10 15-15 मिनट की 8 वीडियो है वो एक प्लेलिस्ट के अंदर, बस उसको देख लेना, मैटर ही जो कर दोगे ध्यान से। परचेज कंसिडरेशन, हाँ जी सर परचेज कंसिडरेशन नहीं लिखा क्या? लिखा तो है। परचेज कंसिडरेशन क्या है? जो वेंडर के सामने अमाउंट लिखा होता है उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। देखो ये लिख रखा परचेज कंसिडरेशन, ये लिख रखा 60 लाख परचेज कंसिडरेशन, डिवाइड भी 60 लाख को क्या है परचेज कंसिडरेशन को, तो परचेज कंसिडरेशन तो बेटा हमने लिखा है। नरेशन क्या होगी? नरेशन मैंने आपको बार बार बताया, नरेशन आप मुझसे मत पूछो, नरेशन आप खुद लिखना। आप कहोगे खुद क्या लिखना है? बीइंग, और बस कुछ भी लिख देना, एसेट परचेज, पेमेंट मेड, डिबेंचर इशूड, कुछ भी बीइंग लिख के लगा देना, खत्म। नरेशन खुद लिखनी है, भूलना नहीं है, लेकिन क्या लिखनी है? बीइंग के आगे कुछ भी लिखना है। नरेशन के कोई मार्क्स नहीं कटते अगर नरेशन लिखी है तो। फुल सिस्टम हैंग कर दिया, ऐसे ही कर दूंगा। अब अगला टॉपिक और सीखो, जो तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसको और सीखो। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कोलेटरल सिक्योरिटी। अब सुनना, जब जब कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा तो कैसे होगा? वेट, हाँ जी, जब जब कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा तो कैसे होगा? ध्यान से सुनते रहना। चलो जी, थोड़ी सी स्टाइल में पढ़ाऊंगा। प्रीमियम बता दो बच्चे, प्रीमियम देखो, लो सुन लो प्रीमियम कैसे आया। प्रीमियम आप देखो ना, आपने एक डिबेंचर 100 रुपए का था लेकिन आपने 20% प्रीमियम पर इशू किया। 20%, अब 100 रुपए की चीज अगर 20% प्रीमियम पे बेचते हो तो 120 रुपए की हो गई, तो जो 20 रुपए फालतू है वो प्रीमियम है। तो इसलिए जब हमने एंट्री बनाई अगली, तो परसेंटेज डिबेंचर के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा, और उसमें सिर्फ 20 ही रुपए लिखे क्योंकि प्रीमियम 20 रुपए का था। और परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है, चाहे केस पार का हो, प्रीमियम का हो, डिस्काउंट को। यहाँ पे 100 से ज्यादा है अमाउंट नहीं डल सकती, ना 100 से कम, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होती है। तो हमने जो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है वो 20 से मल्टीप्लाई की है। ये कैसे आया 10 लाख? तो बेटा कितने डिबेंचर निकल कर आए इशू? 50, तो 50,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट निकल कर आया 10 लाख रुपए। अब जरा वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, थोड़ी सी स्टाइल में पढ़ाऊंगा। इशूड क्या कहते हैं, परचेज, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ, इशूड ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। चलिए जी, हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। जब भी डिबेंचर को इशू किया जाएगा कोलेटरल सिक्योरिटी पे, तो देखो दो तरीके के केस आएंगे। या तो क्वेश्चन कहेगा एंट्री बनाओ, जर्नल एंट्री से सोल्व करो, या क्वेश्चन कहेगा बैलेंस शीट बना के सोल्व करो। इन दो के अलावा और तीसरा केस नहीं है। कोलेटरल सिक्योरिटी में दो केस होते हैं, या तो कहेगा जर्नल बनाओ या कहेगा बैलेंस शीट बनाओ। मैं दोनों चीजें सिखाऊंगा। देखो, अगर आ गई जर्नल एंट्री बनाने के लिए,
तो 2 एंट्री दिमाग में तुरंत की तुरंत फिट करो। पहली एंट्री बैंक से लोन लेने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्वेश्चन कुछ भी हो, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, क्वेश्चन देख लो। मैंने तुम्हारे सामने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, लेकिन क्या मैंने प्यारे बच्चों पढ़े? नहीं सर, आपने नहीं पढ़े। और आप कहोगे कि सर आप तो कोई भी क्वेश्चन कराते हो तो पढ़ते ही नहीं हो, आप तो पहले क्वेश्चन करा देते हो, बाद में क्वेश्चन को पढ़ते हो और उसके बाद उसके अमाउंट डलवाते हो बस। क्योंकि प्यारे बच्चों अकाउंट है ही ये कि इसके अंदर चीजें पहले से ही लिखी लिखाई फॉर्मेट में लिखनी पड़ती हैं। अगर ये इतनी सी भी मुश्किल होती तो तुम्हारा भाई टीचर ना होता। मैं अगर टीचर बन गया हूं वो भी अकाउंटेंसी का, तो मतलब अकाउंटेंसी सच में बहुत आसान सब्जेक्ट है। अब सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से। कोलेटरल सिक्योरिटी लिखा दिख जाए बस तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, देखो यहां पे लिखा हुआ है कोलेटरल सिक्योरिटी, यहां पे लिखा दिखा कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है डजंट मैटर, एंट्री बनानी शुरू कर दो। कोलेटरल सिक्योरिटी देखती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बच्चों ये 2 एंट्री रट लो। कोलेटरल सिक्योरिटी का अगर केस आएगा तो बैंक टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर लिखा जाएगा। क्वेश्चन कितना ही भी हार्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री बनेगी ये बैंक टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। आप कहोगे जर्नल एंट्री नहीं आई, बैलेंस शीट बनाने को आ गई। मैंने कहा लो जी बैलेंस शीट बनाने को आ गई, तो सॉल्यूशन बैलेंस शीट लिखना, पर्टिकुलर्स लिखना, नोट्स लिखना और अमाउंट लिखना। ऐसे कर यहां पे लिखना इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर लिखना नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर लिखना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और 1 नंबर लिख देना। आप कहोगे कैश वैश भी आता है, एसेट एसेट नहीं लिखनी, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख के दिखा देना। आप कहोगे सर नहीं हम तो दिखाना चाहते हैं, तो लो इसके बाद लिखना एसेट्स, फिर लिखना करंट एसेट्स। मर्जी है तुम्हारी, अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिखना, वरना तो ऊपर लिख के छोड़ देना। और इसमें लिखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लिखते चले, क्वेश्चन में क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिखते चले जाओ। अब नीचे एक हेडिंग डालना नोट्स टू अकाउंट्स, पहला नोट डालना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके सामने 1 लिखा है वही हेडिंग यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और दूसरा डालना जिसके सामने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पॉइंट समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? बस जी, कभी भी कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आए ये काम होता है। बैलेंस शीट बनाने को आए तो ये चिट्ठी लिख देना बोर्ड एग्जामिनर्स के लिए, और एंट्री बनाने के लिए आए तो ये 2 एंट्री बना देना। क्वेश्चन तो अभी पढ़ के सोल्व करेंगे, बाद की चीज है, इतना काम कर लेना। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक? अब आप कहोगे सर क्वेश्चन पढ़ के जरा डील करके दिखाओ, मैंने कर लो। आओ प्यारे बच्चों, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम भी क्या कहोगे, तुम भी क्या ये कह दोगे कि कहीं किसी मास्टर से ही पाला पड़ा। तुम यही कहोगे कि किसी मास्टर से पाला पड़ा, क्या ही आया पता ना कहां से आया, कोई तो था जो कैमरे में देख के गेम पर पलट देता था अकाउंट का। मैंने कहा अच्छा एमएसडी थाला फॉर अ रीजन। आओ जरा देखो क्वेश्चन। एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन 5 लाख रुपीज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूं, अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं पढ़ रहा हूं। एस लिमिटेड ने 5 लाख रुपए का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ब्याज पे 10%। कोई बात नहीं, लिया हो ब्याज पे, पर 5 लाख रुपए का लोन लिया। और कंपनी 7,50,000 10% डिबेंचर इशू कर रही है स्टेट बैंक इंडिया को कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहले बताओ लोन कितने का लिया? 5 लाख। तो पहली एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 5 लाख 5 लाख, और 7,50,000 रुपए के डिबेंचर गिरवी रखवाए, तो दूसरी एंट्री बनाई डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर 7,50,000 7,50,000। क्वेश्चन खत्म, जर्नल एंट्रीज ओवर। ओवर क्वेश्चन हो गया बच्चों, क्वेश्चन हो गया। अरे भाई साहब क्वेश्चन हो गया, आ गया बोर्ड में तो मैटर हो गया भाई साहब। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए का लोन लिया और 7,50,000 रुपए के डिबेंचर गिरवी रखवा दिए, एंट्री बन गई, खत्म। आप कहोगे इतना आसान?
मैंने कहा यही तो है जर्नल एंट्री बनाने का तरीका, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये बनती है एंट्री। आप कहोगे नो 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 वेट्स टाइम प्लीज, अगले वाले क्वेश्चन में ये वाला लगा के दिखाना। मैंने कर लो अमाउंट मिटा रहा हूँ, एंट्री नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि एंट्री तो यही बनती है, मुझे तो पता है। एंट्री नहीं मिटाऊंगा। जरा देखो, के लिमिटेड ने 3 लाख का लोन लिया आईडीबीआई से और बदले में 4,100 रुपए का, 4,000 इंटू 100, 4 लाख रुपए की कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाई। तो लोन लिया 3 लाख का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और डिबेंचर रखवाई गिरवी तो 4 लाख रुपए की, तो डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, 4 लाख 4 लाख। बताओ भाई साहब, क्वेश्चन का नाम बदल दिया, क्वेश्चन की अमाउंट बदल दी, क्या एंट्री लिखने का तरीका बदला? जी, क्या हाल चाल, गुड इवनिंग, गुड ईटीएम। अरे ये पल्ले पड़ रही है बात। आप कहोगे सर बैलेंस शीट आएगी, बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट आ रही है, बैलेंस शीट। मैंने कहा ओके बैलेंस शीट आ रही है, हीरो ही कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, चलिए कहते हैं। चलो दूसरी बात, आप कहोगे सर नहीं 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 नहीं, रुको रुको, जर्नल एंट्री नहीं आई, जर्नल एंट्री नहीं आई, बैलेंस शीट बनाने के लिए आई कोलेटरल सिक्योरिटी में। भाई साहब कहते हैं क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस शीट बनाओ, दम है तो बैलेंस शीट। मैंने अच्छा दम की बात आ गई, तो बैलेंस शीट बना दो, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दो और पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट लिख दो, इक्विटी लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये तो लिखना ही पड़ेगा, रट लो भाई साहब। देखो कुछ चीजें जो रटनी पड़ेंगी, एसेट लिख लो, करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब जरा बताओ, आओ बोरोइंग में क्या आया गुरुजी, बैंक लोन। कितने रुपए का लोन उठाया पहले वाले क्वेश्चन में, 5 लाख। तो बैंक में भी कितना पैसा आया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 लाख। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के सामने कितना लिखो, 5 लाख का कर्जा, बैंक लोन, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कितना, 5 लाख। खत्म, बैलेंस शीट उड़ा दी। समझे? खत्म। आप कहोगे सर ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी है बैलेंस शीट बनाते वक्त इसका कोई काम नहीं। मैंने कहा नहीं, बैलेंस शीट में तो ये दिखाई नहीं जाती, जर्नल एंट्री बनानी पड़े तो दिखाएंगे भी, बैलेंस शीट होगी तो फिर नहीं दिखानी, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा आप कहोगे नहीं सर कुछ तो करते थे। मैंने कहा हो तुम्हें याद आ रहा होगा, तुम्हारे टीचर ने कुछ सिखाया होगा। लो तुम्हारे टीचर ने पता है क्या सिखाया होगा, जहां पे ये बैंक लोन लिखो इसके नीचे ब्रैकेट बनाना और लिखना 7,50,000 रुपए की डिबेंचर, 7,500 रुपीज के डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 100 रुपए का एक। अब जगह नहीं बच रही थोड़ा सा, वरना यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इश्यू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, वो वाली लाइन एज इट इज उठा के ब्रैकेट में लिख दी कि भाई साहब ये 5 लाख रुपए का लोन तो 5 लाख का ही लिया है, 5 5 5 ही जाएगा, लेकिन बस इस 5 लाख के लिए डिबेंचर भी गिरवी रखवा रखे, इसे ब्रैकेट में लिख के दिखा दिया, खत्म। जी मैं लगा लेता हूँ तो बेटा मैं फॉर्म में आ जाता हूँ, तो ठीक है, तो चश्मा उतार देता हूँ, वरना मैं फॉर्म में रहूंगा फिर जब तक पढ़ाऊंगा। केड़ी बात, अपने कलेक्शन दिखा बेटा, अंदर की बात बता, चश्मे की बात बता दूं असली, चश्मा तो एक ही है, इसके ऊपर ये अलग अलग तरीके के लेंस लगा रखे हैं, ये देखो हट गया, ये अंदर सफेद लेंस है। भाई साहब कॉमर्स वाले ऐसे ही कर देते हैं, छोटे मोटे ऐसे फर्जीवाड़े पे ही रहते हैं हम ज्यादातर, जुआड़ पे जीते हैं कॉमर्स वाले, पैसे वैसे ज्यादा खर्च नहीं करते, देख लेते हैं कहाँ पे कैसे पैसा बचाया जाना है। भाई साहब बैक बेंचर हूँ मैं, तो आज तक बैक बेंचर हूँ, आज भी अगर स्कूल में मीटिंग होती है तो सबसे पिछली वाली सीट पे जाकर बैठता हूँ, टीचर बन के भी। सर ये बैलेंस बैलेंस शीट में लिखना जरूरी है क्या? लिख देना ना बेटा। अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन आ जाए उसमें, ये बैलेंस शीट में एक लाइन लिखने में तुम्हें मेरा सिर कट रहा है क्या? तुम्हें भी कहते ही बिल्कुल ही, हलवा क्या, हलवा भी तुम्हें बिल्कुल देसी घी का और तरम तर चाहिए क्या? थोड़ी तो बेटा, थोड़ा सा तो करो। क्यों? क्यों? कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया।
ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको कराए। रितिका शर्मा लो, शर्मा लो। कहीं मचा तो तभी दोगे, पर इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। इस चक्कर में मत रहना कि सर जी ने पढ़ा दिया ये तो बहुत आसान है, हो गया बस। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जब तो आपको आइडिया लगेगा कि आपने जितना पढ़ा वो बिल्कुल ठीक पढ़ा। बच्चों आपको इन 3 टॉपिक की करनी है प्रैक्टिस। बेटा ये इतना ही है बस। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो मुझे कवर करना है क्लास को खत्म करते वक्त, इंटरेस्ट और राइट ऑफ करने की जो बातें बता, बाकी चैप्टर हो गया खत्म। चल सकती बेटा, अगर आप मेहनत करोगे ना तो पास हो जाओगे। जिस वजह से नहीं पास हो गया, आप अपनी, अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बड़प्पन होगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ वैल्यू ऐड की होगी अगर आपकी पढ़ाई में, तो फिर जरूर बता सकते। बाकी आप खुद अच्छे से पढ़ो तो पास तो आप जरूर हो ही जाओगे। चलिए तो बस अब को कवर करते हैं, टॉपिक को खत्म करते हैं चैप्टर का। अब अगर इसको चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक बच रहा है तो वो है लास्ट में जो हमारे क्या कहते हैं डिबेंचर होते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब इंटरेस्ट को भी पे करने की बात बता दो कैडी सी। देखो, इंटरेस्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और दूसरी एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही दो एंट्री बनती हैं। पहले में इंटरेस्ट खर्चा होता है उसे डेबिट करो डिबेंचर होल्डर के लिए, और फिर डिबेंचर होल्डर को पैसे दे दो, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और फिर एक थर्ड एंट्री पास करनी पड़ती है आपको, जिसमें ये जो इंटरेस्ट होता है ना, इस इंटरेस्ट को तो कर देते हैं क्रेडिट क्योंकि खर्चा है, और खर्चे सारे लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाते हैं। और डेबिट में लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब कोई भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाए, इन 3 एंट्री के बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। कितना ही भी दबंग क्वेश्चन आ जाए, कितना ही भी दबंग, एंट्री 3 ही बनती है। पहली इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, दूसरी डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और तीसरी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू इंटरेस्ट। और बेटा ये एंट्री बनती है मार्च 31st, क्योंकि इन ब्याज हमेशा साल के लास्ट में दिया जाता है मोस्ट ऑफ द केस। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट को 2 बार देने लग जाओ, आप कहोगे एक बार तो हम सितंबर में देंगे हाफ ईयरली कंसेप्ट पे, एक बार सितंबर में देंगे ब्याज और एक बार मार्च में देंगे, तो फिर ये वाली जो 2 एंट्री ऊपर बनती हुई दिख रही है तुम्हें, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, इन 2 एंट्री को एक बार और बना देना। मतलब ये एंट्री अब 2 की जगह 4 हो जाएंगी। पहले इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक एक बार, और तारीख लिख देना सितंबर 30। देखो मैं इसकी जगह सितंबर 30 लिख दूंगा फिर। और फिर इसी एंट्री को दोबारा बनाना, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, फिर 6 महीने बाद मार्च 31 को भी दोबारा ये एंट्री बनना, तो एंट्री हो जाएंगी 4। और फिर बनेगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, एक बार एंट्री बनी। अब जरा इन क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कंपनी है जिसके पास 8,000 डिबेंचर है, लो जी 8,000 डिबेंचर है, 1,000 का एक है, लो जी 1,000 का एक, तो ये हो गए 80 लाख रुपए के डिबेंचर। तो 3 6 इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू और रिडम्पशन इससे कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज डिबेंचर के आगे तो हमेशा कौन सी वैल्यू लिखी जाती है, फेस वैल्यू। तो अगर 1,000 का एक डिबेंचर है तो 1,000 से मल्टीप्लाई होगी, डिस्काउंट उससे कुछ लेना देना नहीं है। और देखो कितने परसेंट वाले डिबेंचर है, 9%, तो 80 लाख का 9% निकालो अपॉन 100, 2 जीरो से कैंसिल, 9 8 जा 72, और आगे 4 जीरो, तो 7,20,000 रुपए का इंटरेस्ट है जो आपको पे करना पड़ेगा एनुअली। साल में 7,20,000 रुपए तुम्हें पे करने इंटरेस्ट के नाम से। क्वेश्चन कह रहा है जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो सितंबर और मार्च पे किया जाएगा, 2 बार पे किया जाएगा, तो फिर इसका मतलब 7,20,000 से एंट्री नहीं बनेगी। 7,20,000 तो तब देता जब 31 मार्च को देता, अब तो साल में 2 बार, तो 7,20,000 को 2 से डिवाइड कर दो,
तो एक बार 3,60,000 इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये वाली एंट्री बनेगी 360 से। फिर दोबारा सेम एंट्री एज इट इज इसके नीचे दो बार और बनाओ और तारीख लिख देना मार्च 31 मार्च 31। अभी कौन सी बनाई है, सितंबर 30 सितंबर 30। फिर यही दो एंट्री दोबारा बनाना मार्च 31 लिख के दोबारा इतना ही अमाउंट लिखना। और सबसे लास्ट में मार्च 31 को स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट 7,20,000 इकट्ठा, पूरे साल का ब्याज एक ही बार में स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर हो जाएगा 7,20,000। इसको इंटरेस्ट का केस बोलते हैं बच्चे, और इसको बोलते हैं इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना, साल के लास्ट में इंटरेस्ट को खत्म करना। बात क्लियर हुई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक और जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है मेरे पास राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ऐसे तो ये टॉपिक मुझे यहाँ पे ही सिखाना है आपको, लो मैं आपको उसको यहाँ से सिखा, ये देखो यहाँ आपके पास इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट में 8,000 रुपए लिखे दिख रहे हैं आपको। ये जो 8,000 रुपए का लॉस हुआ है आपको, या और इससे पहले चलो, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कुछ अमाउंट लिखा होता अगर, या ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये जो लॉस और डिस्काउंट होते हैं जब साल खत्म होता है तो इनको राइट ऑफ किया जाता है। क्या किया जाता है? राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने के लिए ये लॉस होते हैं ना, इनको डेबिट में लिखा है, नेचर इनका डेबिट का होता है, तो इनको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाता है। तो लॉस ऑन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। या लॉस की जगह डिस्काउंट लिखा होता तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और डेबिट में क्या लिखोगे, तो डेबिट में लिखेंगे हम, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर लेंगे, तो एंट्री लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री बोलते हैं। राइट ऑफ की एक ही एंट्री होती है, इससे अलावा और कोई एंट्री नहीं होती। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू टू डिस्काउंट। मान लो लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट जो है ना, ये 50,000 रुपए थे, 1,00,000 रुपए का लॉस और डिस्काउंट मिला के था, इन दोनों को मिला के 1,00,000 थे, तो हमने क्रेडिट कर दिया। हमने देखा क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो हमें पता चला क्वेश्चन ही लिख के देगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,20,000 रुपए है, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में से 1,00,000 रुपए निकाल लूंगा, 50,000 रुपए इनको खत्म करवा दूंगा। फिर पता चला नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,20,000 रुपए नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम में तो मात्र 90,000 रुपीज है, तो मैं 90,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से निकाल लूंगा। अब मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, तो 10,000 रुपए में स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाल दूंगा। फिर मुझे पता चला नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में तो सिर्फ 10,000 रुपए हैं, तो 10,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में से लिख लूंगा, बाकी 90,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाल दूंगा। 1,00,000 की मुझे जरूरत है क्योंकि 50-50 मिलकर 1,00,000। फिर पता चला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ही नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो एक के 1,00,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L में डाल दूंगा। हाँ जी बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद और समझ में आया होगा। और इंटरेस्ट वाला फिर से समझाओ बेटा। इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, इंटरेस्ट को दो एंट्री बनानी होती है, इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना होता है, तो जो परसेंटेज डिबेंचर के आगे लिखी होती है उस परसेंटेज को हमें लिखना होता है, उस परसेंटेज पे अप्लाई कर। 3,60,000 कैसे आया, देखो बेटा 3,60,000 ऐसे आया कि हमारे पास अमाउंट देख लो कैसे, 8,000 डिबेंचर थे और 1,000 का एक था, तो 8,000 इंटू 100 किया हमने, तो 80 लाख रुपए के डिबेंचर थे। और कितने परसेंट वाले, 9% वाले, तो 80 लाख का 9% निकालोगे तो 7,20,000 आता है। ये पूरे साल का ब्याज है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा पूरे साल में नहीं, हम साल में दो बार ब्याज देंगे, सितंबर और मार्च। तो अगर पूरे साल में 7,20,000 देने थे, तो आधे साल में 7,20,000 का आधा अमाउंट दिया जाएगा, तो 7,20,000 का आधा 3,60,000 होता है, इसलिए मैंने 3,60,000 लिखा। ओके बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प। ठीक है, PDF, ठीक है बेटा, ट्राई करता हूँ अगर
बाकी मैं आपको वीडियो का एक लिंक शेयर करूंगा, यूट्यूब वाला भी, उसमें मैंने एंट्री को लिखवा रखा है, तो वो आप अलग से डाउनलोड भी कर सकते हो, एप्लीकेशन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आई एम सो प्रियांशु रावत, क्या चल रहा है? पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा। कल क्लास कल मैं मैसेज डाल दूंगा, मैं ग्रुप पे, हमारा जो ग्रुप है ना, वो जो एप्लीकेशन पे ग्रुप बना हुआ है, उस पर बता दूंगा कि क्लास लेंगे या फिर उसको एक दिन का गैप दूंगा मैं कंपनी पढ़ने। ठीक है बच्चों, ख्याल रखना अपना सभी बच्चे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।